हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को देख करके आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कहीं ये टॉपिक रीजनिंग का तो नहीं है। ये टॉपिक तो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल भी ये रीजनिंग का नहीं है, ये क्वांट सेक्शन का ही चैप्टर है आपका, ये मैथ्स का ही चैप्टर है। और अगर हम बात करें कि इसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, या इसको आपने इनइक्वालिटी ही नाम क्यों दिया है। लोग तो बहुत सारे लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से पढ़ाते हैं, आप इसको इनइक्वालिटी नाम से क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले डाउट तो आपका यही आता। तो आइए सबसे पहले तो हमें इसका आपका डाउट खत्म करते हैं कि इसको इनइक्वालिटी हमने क्यों बोला है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी का पार्ट है, इसी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसको इनइक्वालिटी क्यों बोला है वो चीज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि इनइक्वालिटी, पहले तो हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी का वास्तव में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है, इसका जो मीनिंग है वो है कंपैरिजन। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, कंपैरिजन है, सिर्फ कंपैरिजन, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि कंपैरिजन है तो कंपैरिजन है किसका, है कि नहीं। तो कंपैरिजन, अब कंपैरिजन किसका कर सकते हैं, कोई ना कोई वैल्यू की करेंगे। अरे हाँ ना बोलो, किसकी। हमें कंपैरिजन जो करना है वो कोई ना कोई वैल्यू का करना है। अब वैल्यू, दो वैल्यू हो सकती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमें कंपैरिजन करना है, अब कंपैरिजन के लिए कम से कम तो दो चीजें होनी चाहिए ना, किसी का भी कंपैरिजन करना हो दुनिया में हमें। क्या कभी भी एक वैल्यू का या एक व्यक्ति का या एक चीज का कंपैरिजन पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, दो से अधिक भी होंगी तब भी कंपैरिजन हो सकता है। आइए करके दिखाते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिखा 3, ठीक है। हमने एक नंबर लिखा 3 और एक लिखा 5। मैंने कहा क्या इसमें कंपैरिजन हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल इसमें कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने पहले केवल 3 लिखा होता तो क्या इसका कंपैरिजन आप कर पाते। आप कहेंगे सर कैसी मजाक कर रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू, एक इंसान, एक व्यक्ति, है ना, एक चीज, किसी भी एक चीज का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीजों का होना आवश्यक है, ठीक है। तो अब देखा यहां तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है सर, यहां पर कंपैरिजन हो सकता है। और कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन में हम क्या बताएंगे, कोई ना कोई छोटा बड़ा। अब छोटे बड़े के लिए या तो देखो, एक तो बात यह है कि हम मुंह से बोल दें, अपने शब्दों में बयां कर दें, है ना। दूसरा चीज है हमें लिख के बताना हो, तो लिखने के लिए कुछ साइंस की आवश्यकता होती है, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, वो चिन्ह का भी आपको पता होना जरूरी है। मैंने देखो यहां पर एक साइन लगाया है, एक तो है मैं अपने मुंह से अपने शब्दों के थ्रू इस बात को बयां कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने यहां पर लिख दिया, एक साइन लिख दिया है। यह साइन आपको बता रहा है कि यहां पर 3 छोटा है और ये 5 बड़ा। इसका मतलब यह है कि ये जो साइन हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है, 3 इज लेस देन 5। अरे हाँ ना बोलो। तो ये जो साइन है ये किसका है, ये लेस देन का साइन है। इसका मतलब ये है कि सर केवल अकेला ये साइन तो नहीं होगा, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने यहां पे 8 लिखा और यहां पर 3 लिख दिया, तो तब तो ये बड़ा होगा। 8 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब यही है। तो फिर इस यहां पे साइन क्या आएगा, तो ये वाला साइन आएगा। तो ऐसे कितने प्रकार के साइन होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, वो सारी हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें देखना है क्या कंपैरिजन दो में ही पॉसिबल है या दो से ज्यादा में भी पॉसिबल है। तो कंपैरिजन दो से ज्यादा में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाइए इधर, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा 3, 5 और 8, मैंने यहां पर ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मैंने कहा कंपैरिजन हमें करना है, या चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 3, 5, 8, 10 मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। मैंने इन दो वैल्यू को एक साथ लिया, इन दो वैल्यू को एक साथ लिया। इन दो वैल्यू का इन दो वैल्यू से कंपैरिजन करना है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा पहले 3 का 8 से करेंगे। मान लेते हैं ये जो दोनों वैल्यू हैं ये किसी एक वेरिएबल की है जिसको x मान लेते हैं, ये दोनों वैल्यू जो है किसी दूसरे वेरिएबल की है जिसको हम y मान लेते हैं। क्लियर है। तो आपसे x और y में कंपैरिजन पूछेगा कि x और y में क्या कंपैरिजन बनेगा। आगे चल के इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि कंपैरिजन आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी इनइक्वालिटी वर्ड का मीनिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मीनिंग जो है वो कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन कभी भी एक व्यक्ति, एक संख्या, एक चीज का नहीं हो सकता है। कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीजों का आवश्यक होना जरूरी है, ठीक है।
तो मैं वही बता रहा हूं कि 2 नंबर का कंपैरिजन हो सकता है, इस तरीके से भी कंपैरिजन होगा। कैसे? तो हमने कहा x की बात कर रहा है तो x की 3 और 5 है, y की बात कर रहा है तो y की 8 और 10 है। तो अगर x की 3 और 5 है तो भैया 3 का पहले 8 से कंपैरिजन होगा। तो 3 कैसा है? छोटा है, तो हमने छोटा है यानी लेस है तो लेस देन लगा दिया यहां पर, x भी छोटा है। फिर 5 का भी इससे कंपेयर किया 8 से, तो मैंने देखा कि अभी भी छोटा है तो यहां छोटा लगा दिया। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों का एक से चेक कर लिया और हम डिसाइड कर दें, नहीं। अगर 2 वेरिएबल है यहां पे, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो प्रत्येक वैल्यू का प्रत्येक वैल्यू के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। 3 का 8 से किया छोटा मिला, 5 का 8 से किया छोटा मिला। x के दोनों वेरिएबल के x की दोनों वैल्यू क्या y की केवल एक वैल्यू से कंपैरिजन हुआ, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना होगा, अगेन x की दोनों वैल्यू का y की जो वैल्यू बच गई है उससे भी कंपेयर करना होगा। तो हमने कहा x का अब 10 से कंपेयर करेंगे तो कैसा है? अभी भी छोटा है, तो जैसे का तैसा रहने देते। अगेन 5 का 10 से करेंगे, कैसा है? अभी भी छोटा है, रहने देते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि x इज लेस देन y। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? यहां पे हमने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इनइक्वालिटी जो वर्ड है आपका, उसका मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है? उसका मीनिंग सिर्फ आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल के इसको हमने इनइक्वालिटी क्यों बोला है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमें कंपैरिजन पढ़ना होता है, और कंपैरिजन किसका होगा? किसी न किसी वैल्यू का होगा। हम क्वांट सेक्शन पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू का कंपैरिजन होगा, और वो वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ आप ये देखिए कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाएगा। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं हम आगे की। इतनी सी बात से मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि मीनिंग, अगर इक्वलिटी के मीनिंग की बात करेंगे तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। इतनी सी बात क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं कि सर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कंपैरिजन हम करेंगे तो वहां पे साइन के कौन कौन से साइन यूज होंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है? हमने कहा इसमें कंपैरिजन होगा किसका? वैल्यू का। अरे वैल्यू किसकी होगी? वेरिएबल की। किसके वेरिएबल की? हमें इक्वेशंस मिलेंगी क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं? इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल की वैल्यू। इक्वेशन कितनी मिलेंगी? अब एक इक्वेशन तो मिलेगी नहीं, 2 इक्वेशन मिलेंगी। 2 इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबल यूज होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू का कंपेयर करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अभी दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पेशेंस रखना। तो हमने कहा वेरिएबल ऑफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन, प्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अगर हम बात करें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपको अलग अलग क्वांटिटी 1 में कुछ लिखा होगा, क्वांटिटी 2 में कुछ लिखा होगा, अभी दिखाएंगे, है ना? उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन प्री में भी पूछ लिए जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। ये आसान होता है इसलिए मेंस में नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन इसी का एडवांस वर्जन मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, दिखाएंगे सब कुछ। रही बात मेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं इस चैप्टर का वेटेज जो है, ये चैप्टर खुद में बहुत इंपोर्टेंट है और आसान है और स्कोरिंग है। अगर हम बात करें प्री की, प्री में यहां से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। और यकीन मानिए जो 5 क्वेश्चन है ये आपके 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। ऐसे जो 2 से 3 क्वेश्चन ये हैं आपके, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे मेंस में, और मेंस में आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है। तो ये तो हम आपको वेटेज बताना चाह रहे हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चलिए, तो ये चीजें समझ गए आप। अब यहां पे मैंने आपको बताया कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में आपको साइन की जरूरत पड़ेगी, तो साइन किस प्रकार से होंगे, ये आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, इसी प्रकार से आपको मिलेगा वहां पे। हो सकता है कोई एक बड़ा हो, बड़े को क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। साइन कैसा होगा, ऐसा हो। ये किसका साइन है, ये लेस देन का साइन है। ये किसका साइन है सर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ये किसका साइन है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ये क्या है सर, इक्वल भी हो सकता है और कोई रिलेशन भी नहीं बन सकता है, यानी कोई कंपैरिजन वहां पे नहीं हो सकता। कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी हम यहां पे ये बता नहीं पाएंगे, हम ये वहां पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों बातें वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन कर रही होंगी,
तब ये वाला रिलेशन लगेगा कि हम जब कंपेयर कर रहे होंगे तब एक बार को तो निकल के आ जाएगा कि x इज लेस देन बाई ए, फिर और आगे कंपेयर करेंगे तो एक बार को निकल के आ जाएगा x इज ग्रेटर देन बाई ए। जब ये सिचुएशन बनेगी तब हम इस ऑप्शन के साथ जा रहे होंगे। बताइए क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप कह रहे होंगे सर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एक बार दिखाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के मिलेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एसबीआई क्लर्क मेंस 21 नवंबर 2025 को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रीलिम्स में पूछा गया ना, सॉरी मेंस में पूछ लिया, देखो मेंस में ही पूछ लिया है कि नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? ये तो था, देखो यहां पर ये वेरिएबल बेस्ड था, वेरिएबल की वैल्यू है, उस तरीके से यहां पे था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है, लेकिन इसमें अब क्वांटिटी 1 ये लिखा है, क्वांटिटी 2 ये लिखा है। क्वांटिटी 1 में ये वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ द बोथ इक्वेशन। जो दो इक्वेशन यहां पे लिखी हुई हैं इनके रूट्स निकालने हैं। क्या? इनके रूट्स निकालने हैं, और उन रूट्स में से भी बड़े बड़े दोनों लार्जेस्ट रूट लेके उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी 1 हो जाएगा आपका, है ना। जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्वांटिटी 1 मान लेते हैं, कुछ भी आएगा पी मान लेते हैं उसको, है ना। क्वांटिटी 2 क्या है? क्वांटिटी 2 है क्यूब रूट ऑफ 729। अब ये तो आप जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। तो इसका इस 9 के साथ कंपेयर करना होगा। ये क्या है? ये है क्वांटिटी 1, ये क्या है? क्वांटिटी 2। जो भी रिलेशन होगा, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर लगाएंगे, इक्वल होगा, जो भी रिलेशन निकलेगा इस ऑप्शन में से हम चेक करेंगे, इस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, जो रिलेशन होगा हम इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब देखिए मैंने इसको इनइक्वालिटी नाम क्यों दिया है, इस बात को समझिए। क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 16 मार्च 2025 की शिफ्ट पहली में पूछा गया था। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि क्वांटिटी 1 में दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा। क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। पहले क्या कह रहा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस फलाना फलाना दे रखा है आपको। फिर क्वांटिटी सेकंड दे रखा है 3900। इन दोनों क्वांटिटी में आप कंपेयर कराएगा, जो रिलेशन निकलेगा वो ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। तो आप समझ पाए क्या मैंने इस चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल के इसको इनइक्वालिटी क्यों बोला है? क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखना, यही वजह है। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और मैंने जैसा कि आपको यहां पे बताया है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली कंपेरिजन पढ़ना। कंपेरिजन किसका पढ़ना है? वैल्यू का पढ़ना है। वैल्यू कैसी हो सकती है? बड़े ध्यान से सुनना। कंपेरिजन किसका पढ़ना? क्या बोला मैंने? वैल्यू का पढ़ना। कहीं ना कहीं निकल के तो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है और कितनी कितनी हो सकती है, दो चीजें यहां पे, कैसी होगी और कितनी कितनी होंगी। क्या हमेशा दो वैल्यू के बीच में कंपेयर होगा, या कभी दो से ज्यादा वैल्यू के बीच में भी कंपेयर होगा? आप हमारी बात को समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना इस बात का कि जो कंपेरिजन होगा वो जरूरी नहीं है कि केवल दो ही वैल्यू के बीच में कंपेरिजन हो। दो से ज्यादा वैल्यू के बीच में भी कंपैरिजन होगा। ऐसा कब होगा हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बस पेशेंस के साथ आपको रुके रहना। ठीक है, तो पहली बात तो कंपैरिजन किसका? तो मैंने कहा कंपैरिजन जो होगा वो वैल्यू का। किसका होगा? वैल्यू का होगा। वैल्यू कैसी? कोई न्यूमेरिकली वैल्यू का हो। अब जो न्यूमेरिकली वैल्यू है ये किस टाइप की हो सकती है? तो हमने कहा न्यूमेरिकली वैल्यू कोई भी नंबर है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो रेशनल हो सकता है या वो इरेशनल हो सकता है। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। तो कोई भी वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? तो सर वो रेशनल हो सकती है, या कैसी हो सकती है? सर वो इरेशनल हो सकती है। आप हमारी बात को समझ पा? अच्छा, आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा पहले बचपन में, ये छोटी छोटी बातें हैं तो पता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो रेशनल नंबर होते हैं इसमें क्या आता है। तो सर एक तो इसमें इंटीजर होते हैं और फ्रैक्शंस, या इसी को हम डेसिमल वैल्यू बोलेंगे। डेसिमल भी आपके दो टाइप के होते हैं, ये बात पता होना चाहिए, देखो छोटी बात है ना। डेसिमल भी आपके कैसे होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, टीडी बोल देते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, या रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो ये जो सारे नंबर होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो रूट के अंदर होते हैं, और रूट के अंदर भी इस प्रकार से होते हैं कि इनका रूट हटाया नहीं जा सकता।
अब वो रूट क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यू रूट हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी रूट हो सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि रूट अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। बस आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये जो बेसिक नॉलेज है ये पता होना जरूरी है हमें, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे आपको वो बता देता हूं थोड़ा सा ना। जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कहां से मिलने वाले हैं, एक बार जो कंपैरिजन करना होगा वो कहां से मिलने वाला है, तो वो आपको यहां से मिलने वाला है। क्या, या तो इंटीजर के बीच में कंपैरिजन करवाएगा, या फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करवाएगा, या कोई रूट में वैल्यू लिखी होगी उसके बीच में कंपेयर करवाएगा। आपको तीन प्रकार की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और तीनों प्रकार की वैल्यू के बारे में हम समझेंगे। अब मैंने कहा ये तो वैल्यू कैसी है, दूसरी बात क्या है, कंपैरिजन क्या केवल दो ही वैल्यू का होगा, नहीं। जब हम लीनियर इक्वेशन मिलेगी हमें क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन मिलेगी तब उस लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, हमें वेरिएबल की एक ही वैल्यू मिलती है, तो तब वहां पे दो वैल्यू का कंपैरिजन होगा। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर चार वैल्यू होंगी और चार वैल्यू में चारों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ लेना। क्लियर हमारी बात? चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे कंपैरिजन होगा। अच्छा सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अब यहां से मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रहे यहां पे, अब जो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ध्यान रहे कि जो ये चीजें मैं बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा का पार्ट है तो अलजेब्रा की बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है ना। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके ये जो टर्म्स मैंने लिखे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कुछ 10 टर्म्स लिखे हैं, 10 टर्मिनोलॉजी लिखी हैं। तो ये सारी ही जो हैं इनका क्या मतलब होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको स्लाइड में मिल जाएंगी, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, आप वो पढ़ लेना और समझ लेना। अगर नहीं समझ आए तो आप हमें पूछ लेना, ठीक है। चलिए सारी ही देखो यहाँ पे एक एक करके सबको मैंने डिटेल में लिख रखा है यहाँ पे, और सबको पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें आप आराम से पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब भी आप हमें आगे पूछ लेना। ये बात है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देंगे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम बात करेंगे सीधी सीधी अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। होता क्या है देखो पढ़ लो। द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसका मतलब क्या है इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। क्या? डिग्री 2 होती है। तो अब हो सकता है देखो, इसीलिए मैंने जो अभी पीछे बताया था टर्मिनोलॉजी आपको पता होना जरूरी है। अब हो सकता है कुछ लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि डिग्री क्या होती है ना। अभी हम आगे बात करेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पे एक वर्ड बोला है इन्होंने, डिग्री। क्या बोला है? डिग्री। तो डिग्री क्या है एक्चुअली, इसका मैं यहां पे बता देता हूं। डिग्री जो है ये हाईएस्ट पावर है। क्या है? ये हाईएस्ट पावर है। किसकी हाईएस्ट पावर है? वेरिएबल की। कौन से वेरिएबल की? जो उस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट कैसे है सर? तो हमने कहा देखो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है? आप कहेंगे एक्स है। एक्स ही वेरिएबल है। एबीसी जो है वो तो आपके न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा एक्स जो है यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है। तो एक्स की यहाँ पावर कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? आप कहेंगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता, 1 होता है। यहां कितनी है सर? यहां भी तो हमें यहां वेरिएबल ही नहीं, मैं कहूंगा वेरिएबल तो है लेकिन उसकी जो पावर है वो कितनी है? 0 है। ठीक है। अब ये बात आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर की या कोई भी नंबर ले लो आप और उसकी अगर पावर 0 लगा देते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए हमने क्या बोला आपको कि यहां पर आप कहेंगे सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब ये है कि यहां पे into 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने कहा अगर into 1 लिख दिया है
तो x की पावर 0 लगा सकते हैं बिल्कुल, क्यों, किसी की पावर 0 1 होता, तो हमने कहा बिल्कुल 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा x की यहां 2 पावर है, यहां पर 1 पावर है और यहां पर 0 पावर है, तो मैं कहूंगा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा, अब मैंने क्या बोला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, क्या हो, उसकी डिग्री 2 हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या डिग्री, केवल डिग्री 2 होने से काम चल जाएगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल जाएगा। अगर ये टर्म ना हो तो कोई दिक्कत है? मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनना मैंने कहा कि एबीसी यहां पे क्या है, एबीसी यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है, न्यूमेरिकली वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। इसका मतलब ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जिंदा रखना है, अगर ये क्वाड्रेटिक हमें चाहिए, तो ये ए 0 नहीं होना चाहिए। सर ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? हमने कहा ए इसलिए 0 नहीं होना चाहिए कि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 हो जाएगा तो केवल इतना बचेगा, और अब जब इतना बचेगा तब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी, और जब 1 बच जाएगी तो 2 नहीं बचेगी, और 2 नहीं बचेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या, एक डिग्री, एक पावर बचेगी, हाईएस्ट पावर 1 बचेगी। तो जब हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री भी 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर कि सर बिल्कुल भी कि a तो 0 नहीं हो सकता। हमने कहा एबीसी यहां पे क्या है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, अब न्यूमेरिकल वैल्यू में तो 0 भी आ सकता है। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी, क्या ये 0 हो सकते हैं सारे वैल्यू, एबीसी 0 हो सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, ए 0 नहीं हो सकता, बाकी का कुछ भी 0 हो सकता है। समझ रहे हैं? ए 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक का महत्व ही नहीं रहेगा। समझ रहे हमारी बात को? तो हमने कहा सर ए 0 नहीं हो सकता, यानी अगर क्वाड्रेटिक को जिंदा रखना है, अगर क्वाड्रेटिक को जिंदा रखना है तो ए का जिंदा होना जरूरी है। आप समझ रहे हमारी बात को, है ना? ए कह रहा है कि दुनिया में आग लग जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए का जिंदा रहना जरूरी है। आप हमारी बात को समझ गए? तो ध्यान रखना, यहां पर वही लिखा है, वेयर एक्स इज अननोन वेरिएबल एंड एबीसी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? बट यहां पे ये बात लिखी नहीं है, वट ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है? चलिए, अब यहां पर एक बात और बता दूं कि जिसकी, अब कोई भी इक्वेशन है, चलो यहां पे आगे बात लिखी हुई है, इसको पढ़ लो। द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होते हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं, एक बार पढ़ लो। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच आर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दीज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ इक्वेशन, यानी जीरोज भी कहा जाता है रूट्स को। ठीक है, अच्छा तो किस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे ये बात कैसे हमें पता लगेगी? तो आइए यहां पर पढ़ लो। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? यानी कोई इक्वेशन जितने डिग्री की होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहते हो? क्लियर है? आइए, तो अब आप ये बताइए कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे, तो द्विघात समीकरण की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। यानी 2 रूट्स का मतलब ये है कि हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्लियर है? अभी दिखाएंगे, अभी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये आपको बता रहे हैं, अभी सारी चीजें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा होता है ना। आइए देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अच्छे से दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमने कहा इक्वेशन लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया, और मैंने आपसे कहा कि इसको सॉल्व करके दिखाइए।
ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x की वो वैल्यू का पता लगाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब देखो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब ये है LHS इक्वल टू RHS, है ना। जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है और जो राइट साइड में वैल्यू है वो इक्वल हो जाए। तो राइट साइड में कितनी है? 0 है, तो इधर भी हमें 0 बनाना है। तो इसका मतलब ये है x की हमें उन वैल्यू का पता लगाना है जो इसको क्या कर दे? 0 कर दे, ठीक है। आइए, हो सकता है कुछ लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा हो तो वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा होगा तो वो हो सकता है इसको सॉल्व ना कर पाए। अच्छा, जिनको नहीं करना आता वो एक बार समझ लीजिए, कभी भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलता है तो वो सॉल्व कैसे होगा इस बात को समझो, है ना। चलिए, अभी तो आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूं, इसका बेसिक बताना चाह रहा हूं, है ना, पता होना चाहिए। लेकिन आगे एग्जामिनेशन में, अभी आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं होगा, उसको ट्रिक से उड़ाना होगा। अच्छी अच्छी अप्रोच आपको बताएंगे, ठीक है। पहले इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, फिर हम इसकी स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका होता है, जो यहां पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना है? 6 है। अब कांस्टेंट टर्म है ना, अच्छा, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? या हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्यों लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं? क्योंकि सर दो ही तो लीडर है कि नहीं। जैसे अगर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, आपको जो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था, यहाँ पर हमने कहा सर ए का इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस था। यहाँ पे ये बात निकल के आई थी कि ए का जिंदा रहना जरूरी है, बाकी चाहे दुनिया में आग लग जाए। तो यहाँ पर ए ही तो क्या था? लीडर था। अरे हाँ ना, बोलो, ए ही तो लीड कर रहा था, तो ए को ही क्या बोला गया? यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट बोला गया, ठीक है। ध्यान रखना इस बात। चलिए, तो हमने कहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। उनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। तो हमने कहा यहां पर हमने 12 लिख दिया, और इस 12 को अब हमें इस तरीके से ब्रेक करना है। मैंने क्या बोला? इसी 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर यहां चिन्ह प्लस है तो प्लस करके, माइनस होता तो माइनस करके, लेकिन माइनस तो भी है नहीं, अभी प्लस है तो हम केवल प्लस लगाएंगे। प्लस करके कितना आना चाहिए? जो यहां x का कोफिशिएंट है इसके इक्वल मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। आप हमारी बात को समझ गए? दोबारा समझ लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कांस्टेंट टर्म है और यहां पर जो 2 है यानी लीडिंग कोएफिशिएंट का, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर यहां चिन्ह प्लस का है तो प्लस करके, माइनस होता तो माइनस करके, कितना मिलना चाहिए? जो यहां x का कोफिशिएंट है उसके इक्वल मिलना चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से ब्रेक करना होगा। तो आप हमें बताइए ब्रेक करके क्या होगा, बोलो। 12 को ब्रेक करो और हमें ऐसे बताओ कि उन दोनों पार्ट का जो सम है वो कितना हो जाए? 7। तो आप कहेंगे कि सर एक तो 1 इंटू 12 ही होगा, तो ये तो 12 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो संभव नहीं है ना। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो ये तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा 2 इंटू 6 भी होता है, 2 और 6 होता है, तो ये तो 8 हो रहा है, यहां भी काम नहीं चल रहा। फिर हमने कहा 3 और 4 भी होता है, तो मैंने कहा हाँ यहां काम चल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? इसी तरीके से ढूंढना। मैं चाहता तो मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए बात बताइए, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर हमें ये चीजें मिल गई हैं, दोनों पार्ट मिल गए हैं। कौन कौन मिल गया है? 3 और 4। कौन कौन मिला? 3 और 4। अब बड़े ध्यान से सुनना, 3 और 4। अब चाहो तो 3 प्लस 4 लिखो या 4 प्लस 3 लिखो, वैल्यू तो 7 ही होगी, वैल्यू तो 7 ही होगी। और अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारा लिखने का जो सीक्वेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, इस बात को समझो। लिखने का जो सीक्वेंस, ये यहां के लिए नहीं बता रहा हूं, ये आगे हमारा आंसर जो आएगा वो इस कौन सा सीक्वेंस से आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम कोई सा भी लिखे इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आगे चीजें डिपेंड करेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी लिखने के लिए आएगा तो हम इस सीक्वेंस को नहीं लिखेंगे, हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इस सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सर नंबर को ब्रेक तो करेंगे, लेकिन जो पहले नंबर लिखा जाएगा वो बड़ा वैल्यू लिखा जाएगा, वो बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, फिर जो दोबारा में लिखी जाएगी वो छोटी वैल्यू लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम ये सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, हम ये 4 और हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 और यहाँ पे 3 लिखेंगे। आप हमारी बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाए? बोलिए, ठीक है। तो हमने कहा 4 और 3 लिखेंगे, यानी 12 की जगह 4 और 3 लिख देंगे, खत्म हो गया, है ना। 12 को ब्रेक किया तो 4 और 3 आया, ये किसके इक्वल है? 7 के। तो क्या इसको हम 7 की जगह लिख दूं? आइए 7 की जगह लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा 2x² माइनस का 4 + 3x
प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों को ये आता हो सॉल्व करना, तो उनको हो सकता है ये पार्ट जो है वो बोरिंग फील हो रहा हो, लेकिन बोरिंग फील नहीं करना है। ये उन छोटे भाई बहनों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, हमें उनको भी साथ में लेके चलना है ना। चलिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जिनको आता है, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा ये तो जैसे का तैसा रहने वाला है। अब देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो अब ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये बात आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं ना। लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x होगा, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको हम हटा दें। क्लियर है। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास टर्म कितने हैं, 4 टर्म है। तो इन 4 टर्म में से दो में से, इन दो में से और इन दो में से कुछ कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए इन दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बोलो। तो आप कहेंगे सर 2x कॉमन दिख रहा। अरे बोलो, कॉमन का मतलब होता है कि उन दोनों ही टर्म में किस नंबर का भाग जा रहा है कि नहीं। अब जिन लोगों ने कभी किया ही नहीं उनके लिए बता देता हूं, पहले न्यूमेरिकली देखो, वेरिएबल छोड़ दो, पहले न्यूमेरिकली देखो क्या कॉमन आ रहा। तो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। अब एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो न्यूमेरिकली 2 कॉमन आ रहा था और वेरिएबल में x कॉमन आ रहा, तो टोटल कॉमन कितना हो गया, 2x। इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ केवल x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो ये आगे के दो टर्म में से कॉमन आ गया। अब देखते हैं आगे क्या कॉमन है, यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ 3x है और यहाँ 6 है। अब यहाँ x तो है नहीं, तो हमने कहा न्यूमेरिकली देखो, तो न्यूमेरिकली 3 है 6 तो 3 कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ x है, यहाँ कोई x है ही नहीं, तो अब वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, तो केवल यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू कॉमन आई जो कितनी 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका केवल x बचेगा, है ना। अच्छा, यहाँ देखो -3 कॉमन आया है, तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप कहेंगे ओ सर अगेन कॉमन मिल गया। अगेन क्या, ये वाला ब्रैकेट देखो कॉमन हो गया। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन हो गया तो इसको हम अगेन कॉमन ले लेंगे। अगेन कॉमन लेंगे तो ये x - 2 और ये 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आप हमारी बात को समझ पाए। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका तो मतलब ये है कि यहां पर दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं और उनके इक्वल में क्या लिखा है, 0, लेकिन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो चिन्ह है वो किसका है, मल्टीप्लाई का है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई दो नंबर हमें मिलते हैं और वो बता रहे हैं हमें कि उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। कोई भी दो नंबर अगर हमें मिलते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने कहा हो सकता है इनमें से कोई एक 0 हो, इन दोनों में से कोई एक 0 हो, है ना। या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों ही 0 हो, तब 0 मिल सकता है। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, क्लियर है। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा या दोनों 0 रहे होंगे। हमने कहा अगर ये 0 रहा होगा तो ये x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ये 0 किस पे होगा, ये x पर 0 होगा, x इक्वल टू 2 पर 0 होगा। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे तो ये 0 किस पे होगा, तो हमने कहा ये अगर 0 होगा सर तो ये 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप मिस कर दिया क्योंकि नीचे जगह कम थी इसलिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर लो सर, इस ये 3 जो है उधर प्लस का चला जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3/2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप हमारी बात को समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, बताइए क्लियर हमारी बात। तो इस तरीके से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि हमें एग्जाम में ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना है। एग्जाम के लिए हम आपको बताएंगे। देखो कितना लंबा हमने किया सॉल्व, है ना। क्या हमें सच में इतना लंबा सॉल्व करना था, नहीं, बिल्कुल भी इतना लंबा सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन तो सॉल्व कहाँ करना था, क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही आ चुका था, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको साइन भी समझा देंगे, इसका चिन्ह का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो क्या ये काम करना था, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली और x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 मिली। ये क्या है, देखो वेरिएबल तो x ही है, वेरिएबल तो x है, लेकिन यहाँ पे x की हमें 2 वैल्यू मिली है। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू को ही तो रूट्स कहते हैं। आप समझ हमारी बात को। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स मिले, तो मैंने आपको बताया जितनी डिग्री उतने ही उसके रूट होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि 2 डिग्री है, 2 डिग्री है इसलिए इसके 2 रूट्स मिले हमें। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो 2 रूट्स हैं यानी ये वो वैल्यू है कि अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या बना देगा, 0 बना देगा, 0 कर देगा इसको, समझ रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो सर अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी, अगर हमें रूट्स निकालने होंगे, तो क्या हमें इतना लंबा सॉल्व करना होगा, नहीं, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना होगा। तो आंसर यहीं आ गया था। कैसे, यहां पर तो हमें दिख नहीं रहा, आइए हम दिखाते हैं कैसे। हमने कहा कि इस नंबर को
करना क्या है, हमने क्या किया था, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करके 12 मिला था, 12 को हमें ब्रेक करना था। किस कंडीशन पे ब्रेक करना था, वो कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस करके इतना मिलना चाहिए, यानी 7 के बराबर। अगर माइनस होता तो माइनस करके इसके इक्वल मिलना चाहिए था। प्लस है तो हमने कहा 12 को ब्रेक किया, 4 और 3 मिल गया। लेकिन लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि सर जो पहले नंबर लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, बड़ा, फिर छोटा लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना जरूरी, ठीक है। चलिए अब ये हमने ब्रेक कर दिया। अब आगे देख लो, आगे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट 2 है। बस इसको ब्रेक करके और जो भी आपका लीडिंग कोफिशिएंट है उस लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो दोनों साइड। बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्या बोला मैंने, उस लीडिंग कोफिशिएंट से दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे वैसे ये कितना मिल गया, सही कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, और यहां पर कितना आ गया, 3/2 आ गया। और देखो यही तो हमारे आंसर है, देखो 2 ये रहा और 3/2 ये रहा। समझना हमारी बात। तो ये पूरा काम हमें कथा भागवत नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना काम करना है। ये हमारी अप्रोच होगी एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये इसके एग्जैक्ट रूट है। ये क्या है बाबू, ये इसके एग्जैक्ट रूट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात पर, ये एग्जैक्ट रूट है। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना, हमें तो कंपैरिजन पढ़ना। तो आगे चल के आप देखेंगे कंपैरिजन के लिए हमें इक्वेशन के एग्जैक्ट रूट का भी पता होना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें रूट्स पता हो, एग्जैक्ट रूट्स पता हो तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं। ये बात सिर्फ कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूं। अगर केवल कंपैरिजन करना है तो एग्जैक्ट रूट पता हो ये जरूरी नहीं है, हमारा वैसे भी काम चल जाएगा, आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, जब कहीं क्वेश्चन में एग्जैक्ट रूट की बात उसने की ही होगी, रूट्स का ये बताओ, रूट्स का वो बताओ, कहीं रूट लिख के बात कर रहा होगा, तब वहां पर हमें रूट्स निकालने होंगे। कंपैरिजन के लिए हमें रूट्स, एग्जैक्ट रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे। पहले इतनी सी बात बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम चिन्ह की बात करेंगे कि चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं। क्या हमेशा रूट्स पॉजिटिव ही होंगे, क्या या नेगेटिव होंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ समस्या है तो आप हमें जल्दी से बताइए, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन की कैसे बात कर लेते हैं, आइए एक बात देख लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो अगर मैं आपसे कहूं ये बात, यहां चिन्ह क्या है बाबू, प्लस का चिन्ह है। यहां चिन्ह किसका है, प्लस का। अगर यहां चिन्ह प्लस का है तो देखो यहां पे लास्ट में तो प्लस ही रहना, ये तो प्लस ही रहना, ये प्लस है, ठीक। यहां क्या है, माइनस। जब यहां प्लस है यहां माइनस है, देखना यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां माइनस की वजह से, यानी तब दोनों रूट्स जो हमें मिले वो कैसे मिले, पॉजिटिव मिले। दोनों रूट कैसे मिले, पॉजिटिव। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने इसको प्लस ही रखा है, ये प्लस, ध्यान रखना, ये प्लस है ये माइनस है, तब दोनों रूट पॉजिटिव। लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको प्लस बना दिया। अब देखो इसको प्लस करने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसको प्लस किया तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो देखो हर जगह प्लस हो जाएगा। क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हर जगह प्लस हो जाएगा, देखो हर जगह प्लस हो जाएगा। अरे हाँ बोलो, हर जगह प्लस होगा। तो अब देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो अभी हमने x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा था, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी प्लस होगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओह, यहां पर ये चीज हमें पता लग गई क्या, पहले हमने देखा, पहले हम, अब देखो केवल साइन की बात करना है, अब हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, अब हम केवल साइन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, इक्वल टू 0, यानी जो उसका कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है। कांस्टेंट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, और जो bx का जो साइन है, bx का साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो इसका जो रूट्स का साइन होगा, जो रूट्स का साइन होगा वो कैसा होगा, वो जो होगा वो ये होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट कैसे मिले थे, हमें पॉजिटिव मिले थे। अरे ध्यान है कि नहीं। फिर हमने क्या किया, दूसरा काम किया, हमने इक्वेशन के साइन को चेंज कर दिया, हमने इधर भी प्लस लगा दिया और इधर तो प्लस था ही। आप हमारी बात को समझ रहे हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से सर दोनों रूट माइनस के मिल गए, यानी जो अब जो रूट्स का साइन है वो कैसा मिल गया, माइनस का मिल गया। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है। तो ध्यान रखना, यानी एक बात तो हमें श्योर हो गई, क्या श्योर हो गई कि अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, क्या अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे। कैसे होंगे, सेम साइन के, यानी एक प्लस तो दूसरा ही प्लस, एक माइनस तो दूसरा ही माइनस।
बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस पॉइंट को आपको पता होना जरूरी है। इस पॉइंट को यहां लिख लेना। पहला पॉइंट क्या, अगर कांस्टेंट टर्म का मतलब सी अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो बोथ रूट आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, ध्यान रखना, बोथ रूट्स ऑफ विल बी ऑफ सेम साइन, है ना? आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट आपके सेम साइन के होंगे। सेम साइन का मतलब क्या है? अब देखो, इस सेम साइन का मतलब क्या है कि या तो वो प्लस प्लस के होंगे, है ना, या माइनस माइनस के होंगे। क्लियर है? अब कंफर्म कौन करेगा हमें? कंफर्म कौन करेगा? कंफर्म करेगा bx। बड़े ध्यान से सुनना, अगर bx आपका निगेटिव है तो रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर bx आपका पॉजिटिव है तो रूट्स निगेटिव हो जाएंगे। यही हुआ यहां पर, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, तो यहां पर दूसरा पॉइंट भी यहां पर लिख लेना, आगे इसी में लिख लेना, एंड एंड करके लिखना है ना, एंड अपोजिट टू साइन ऑफ bx, है ना? bx का जो साइन होगा उसके अपोजिट होगा। ध्यान रखना इस बात। लिखने का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, फिर छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद हम साइन लगाएंगे। क्लियर हमारी बात? ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाए फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 84 लिख देता हूं। चलो, बहुत आसान लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, यानी अब देखो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया। क्या बताया? कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है, अब देखो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि 0 है, 1 है। तो अब 84 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो केवल 84 ही रह जाएगा ना। अरे हाँ ना, बोलो। अब इस 84 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि घटने के बाद कितना आए? 5 आए। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, बताओ? 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमें इसके दोनों पार्ट पता लगे, बस इतना लिख लो, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, आपको मैंने बताया था बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, छोटी बाद में। क्लियर हमारी बात? अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? आगे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, या फिर और अच्छा इसको बना दूं थोड़ा सा, चलो और अच्छा बना देता हूं क्वेश्चन को, है ना। यहाँ 84 ना लिखे, यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ 12 लिख लो और यहाँ पर आगे 7 लिख देते हैं, अच्छा बन जाएगा ना। यहाँ 7 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करें, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो हमने कहा ये तो पता लग गया ना करना क्या है, 84 को हमें ब्रेक करना था और हमें दोनों पार्ट पता लगे 12 और 7। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा 7x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 की जगह 12 माइनस 7, क्योंकि घट के आना है तो 12 माइनस 7 लिखा जाए, माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो 7x स्क्वायर, देखो चिन्ह यहाँ प्लस है, जब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन होता है तब ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट एज रहते हैं। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, तो हमने कहा अब ये हो जाएगा प्लस का 12x माइनस का 7x माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करना? वही दो दो टर्म में से कॉमन लेना। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, x ही केवल कॉमन है, तो यहां हुआ 7x प्लस 12। यहां क्या कॉमन है? यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस कॉमन दिख रहा, तो हमने कहा ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 7x प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बात क्लियर है? अब देखो अगेन 7x प्लस 12 कॉमन है, तो हमने कहा 7x प्लस 12 लिख लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्लियर है यहाँ पर? अब देखना, तो अब 0 है तो या तो ये 0 होगा, तो अब बताओ x की वैल्यू यहाँ पे 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 12 इधर क्या चला जाएगा? माइनस में जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे अगर इसकी बात करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा सिर्फ। बात क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इसका।
अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो सॉल्यूशन तो इसका, अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो पहले आ चुकी थी। कैसे? हमने कहा लो डिवाइड कर दो, किससे? लीडिंग कोएफिशिएंट से। तो ये 12/7 हो गया और इधर 1 हो गया। लेकिन इसके चिन्ह क्या होंगे? चिन्ह तो हमें पता हो, चिन्ह भी तो हमें पता होना चाहिए, केवल वैल्यू निकालने से काम थोड़ी चलेगा, है ना। तो अब चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, तो चिन्ह का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनो हमारी बात। मैंने आपसे कहा कि ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। ये माइनस का है, ये किसका है? प्लस का। ऐसा कब हुआ? हमने कहा कांस्टेंट टर्म से नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन जो Vx का साइन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। Vx का साइन कैसा है? पॉजिटिव। बड़े ध्यान से सुनना, हमने कहा कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, अब बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसमें, ठीक है? थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे इस बात को समझना, है ना। मैंने क्या किया, ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने नेगेटिव बना दिया। पॉजिटिव को क्या बना दिया? नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव बना तो यहां भी नेगेटिव बन गया। अरे हाँ ना बोलो। अब देखो यहां नेगेटिव होने की वजह से अब क्या होगा, ये वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये वाले चिन्ह चेंज होंगे बिल्कुल। हमने कहा ये चिन्ह, ये जो प्लस है ये माइनस होगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जो है ये किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पा रहे हो? ये माइनस का बाहर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अगर यहां माइनस हुआ तो देखो यहां माइनस की वजह से यहां तो माइनस हो जाएगा, ये यहां क्या हो जाएगा? यहां ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा? यहां पे तो प्लस रहेगा, और यहां प्लस होने की वजह से यहां ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर यहां माइनस हुआ तो देखो यहां माइनस रहेगा और इस बीच में क्या हो जाएगा? यहां प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सर ये माइनस का रहेगा, तो अगर ये माइनस का होगा तो इधर जो ये 12 गया है ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन ये प्लस का हुआ है, इस वजह से ये वन इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पाए कि केवल यहां पे देखो, यहां इफेक्ट पड़ गया चिन्ह पे। ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। यानी अभी भी रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के। पहले कैसा था? एक माइनस तो दूसरा प्लस। अभी भी क्या है? एक प्लस तो दूसरा माइनस। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी ऐसा होगा, क्या? अब यहां पे मैं बताता हूं। मैंने कहा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से मिलती है कि ax² माइनस का bx या प्लस का bx माइनस का c इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है ax² माइनस का bx माइनस का c इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा। तो रूट का साइन क्या? मैंने कहा जब ऐसा था, जब हमने ऐसा देखा, तब जो रूट्स का साइन मिला था हमें, वो क्या मिला था? आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तब जो रूट, देखो यहां पे जब प्लस था तब ये जो था वो किसका था? माइनस का था। यानी बड़ी वैल्यू जो थी वो किसकी थी? माइनस की। छोटी वैल्यू किसकी थी? प्लस की थी। यानी पहले माइनस था फिर क्या था? प्लस था। यानी पहले माइनस फिर क्या था? प्लस। जब ऐसा हुआ तब ये प्लस हुआ और ये माइनस। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, देखो यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा तब दोनों ही जो रूट्स होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, सेम साइन के नहीं होंगे। अपोजिट साइन इन द सेंस कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या एक माइनस तो दूसरा प्लस, और अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस, सेम साइन के नहीं होंगे। सेम साइन का मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस नहीं होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। एक प्लस तो दूसरा माइनस, और अगर एक माइनस तो दूसरा प्लस होगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे जो पहले लिखी जाएगी जो न्यूमेरिकली वैल्यू वो कैसी होगी? बड़ी होगी। बाद में लिखी जाएगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें सीखने को ये मिला कि अगर कांस्टेंट टर्म यानी c अगर कैसा है? नेगेटिव है, देन both roots will be of अपोजिट साइन। अरे हाँ ना बोलो। अपोजिट साइन का मतलब समझ गए आप कि अगर या तो एक प्लस माइनस होगा तो जो दूसरा है वो क्या होगा? वो माइनस प्लस होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम बात करें आगे की, एंड अब कंफर्म कौन करेगा? मैंने कहा यहां केवल इसको देख के तो दो पॉसिबिलिटी बनती है ना। कंफर्म कौन करेगा? तो कंफर्म करेगा bx। कंफर्म कौन करेगा? bx। bx कैसे कंफर्म करेगा? कि bx के साइन के अपोजिट होगा। देखो bx यहां प्लस है तो पहले वाला जो है वो क्या है? माइनस है, फिर प्लस। समझ रहे? यानी बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसके अपोजिट हो जाएगी, छोटी वैल्यू इसी के सेम होगी, है ना। ध्यान रखना। ऐसे ही यहां माइनस है तो यहां क्या हो गया? प्लस। यानी बड़ी वैल्यू इसके कैसी होगी? अपोजिट होगी, और छोटी वैल्यू इसी की कैसी होगी? सेम होगी। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है।
एंड अपोजिट टू साइन ऑफ वी एक्स। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो आप हमें बता सकते हैं, बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या? यानी मैंने अब देखो इन सबका निचोड़ बताता हूँ, साइन वाली बातों का सभी का निचोड़ बताता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किस किस प्रकार की मिलेगी। एक बार मैं लिखूंगा, बस आपको क्या करना, अपनी दिमाग में या कॉपी पे लिख लेना है उसके साइन, केवल साइन की बात करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किस प्रकार की मिल सकती है, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने कहा पहली इक्वेशन मिल सकती है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स के साइन लिखते जाओ फटाफट से। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0, है ना। ये चार इक्वेशन आपको सामने लिखी हुई, इसी टाइप का मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से आपको इक्वेशन मिलेगी। अब साइन क्या होंगे बताओ। अब मैंने कहा सर यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। कांस्टेंट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों रूट कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे, ये बात बताई। लेकिन bx के अपोजिट होगा, तो bx कैसा है, प्लस है, तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे, तो bx के अपोजिट यानी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होगा। अरे हाँ ना बोलो, ये प्लस है लेकिन ये क्या है, माइनस, तो bx के अपोजिट प्लस प्लस। ठीक है, इधर आ जाओ। हमने कहा ये कांस्टेंट कैसा है, माइनस, ये कैसा है, माइनस, ये नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन के, लेकिन bx के अपोजिट, bx कैसा है, प्लस, तो ये माइनस फिर प्लस। अरे हाँ है ना, ऐसे यहां माइनस है यानी अपोजिट साइन के, लेकिन bx के अपोजिट, तो bx किसका है, माइनस है, तो ये प्लस होगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ ना बोलो, बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ जल्दी फटाफट से। आगे चला जाए क्या, चलिए। अब यही चीजें जो हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब एक बार हम आपको बता देते हैं, ये जो पढ़ाया है इसका पूरा रिवीजन करा देते हैं। देखो साइन की अगर हम बात करें, जो भी आपको साइन के बारे में बताया है देख लो एक बार। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की होगी, इसमें मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी एक्स, है ना, यहां साइन लिख लेना, ये साइन ऑफ बी एक्स। बी एक्स का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, यही हो सकता है। कांस्टेंट टर्म प्लस है माइनस है माइनस है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस होगा तो दोनों रूट कैसे होंगे, बोलो बोलो, मुंह से बोलना, सेम साइन के होंगे। सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन कंफर्म कौन करेगा, bx का साइन। bx का कैसा, पॉजिटिव, तो bx के अपोजिट, तो अपोजिट क्या, माइनस, तो दोनों माइनस माइनस के हो गए, है कि नहीं। ऐसे ही अगर bx माइनस है लेकिन कांस्टेंट पॉजिटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव है तो दोनों सेम, लेकिन bx के अपोजिट ये माइनस है, दोनों प्लस प्लस हो गए। अरे हाँ ना बोलो, ऐसे ही मैंने कहा bx तो प्लस है लेकिन कांस्टेंट कैसा हो गया, माइनस। अब कांस्टेंट अगर माइनस हो गया तो अपोजिट साइन, लेकिन bx के अपोजिट, तो bx प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्लस होगा। यहां माइनस है यानी अपोजिट होगा, लेकिन bx माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, इस तरीके से। हाँ ना बोलो, इतना ही नहीं, अब अगर रूट का सम भी पूछ लिया जाए, प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाए, उसका भी साइन हम यहाँ पे बता सकते हैं, कैसे करके। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये क्या है, ये तो रूट्स का साइन है। अब मैंने कहा रूट्स क्या है, कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू रही होगी। अब कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू रही है, तो मैंने कहा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, क्या साइन मिलता है, हमें नेगेटिव ही मिलता है, तो इसलिए सम भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, साइन पॉजिटिव मिलता है। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जो कि आपके दिमाग में से माइनस निकल गया, गलत निकल गया। ये माइनस प्लस माइनस की वजह से नहीं है, अगर प्लस माइनस की वजह से माइनस होता तो यहां भी तो माइनस होता। यहां माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कैसी है, छोटी है, इस वजह से तो माइनस यहां आया। लेकिन यहां पे पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव छोटा, तो किसका मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, है ना। अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट आपको पता है कि सेम साइन का, देखो प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव और अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता। तो हमने कहा अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो साइन कैसे होंगे, सेम। साइन कैसा होगा, सेम साइन के होंगे। जब सेम साइन के होंगे तो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमने कहा कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है
कांस्टेंट टर्म कैसा है, नेगेटिव है। और कांस्टेंट टर्म जब नेगेटिव होता है तो दोनों ही रूट कैसे होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। जब दोनों रूट अपोजिट साइन के होंगे और अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहां पर अगर ये तो है बात समझाने वाली, अब अगर आपको नहीं हमें रटना ही है तो रट भी सकते हैं कि अगर कल को आ जाए कि रूट्स का साइन कैसा होगा, तो ध्यान रखना कि सी पॉजिटिव है तो सेम साइन का लेकिन bx के अपोजिट। ठीक है, किसका, रूट्स की बात की। अगर समेशन की बात करें तो ध्यान देना हमारी बात का कि चाहे रूट्स की बात हो चाहे सम की बात हो, दोनों ही bx के कैसा होगा, अपोजिट होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात करेगा तो सेम साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी c का जैसा c है वैसा ही प्रोडक्ट भी होगा। देखो c कैसा है, देख लो एक बार, c प्लस प्लस माइनस माइनस, तो देखो प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी और इसका आप रिवीजन कर लेना एक बार को। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप क्लास में आके हमसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।